हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू दिस वीडियो। अब हम इस वीडियो में अपना इकोनॉमिक सिस्टम एंड द 5 ईयर कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। थैंक यू। कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। अब देखो, कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स के बारे में बात करेंगे। फाइनली हम 5 ईयर प्लान्स पे हम पहुंच चुके हैं। 5 ईयर प्लान्स क्या थे वो है, पहली बात ना, इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में हम जानेंगे। ये इकोनॉमिक प्लानिंग होती क्या है, क्योंकि जो इसकी डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़रूर पूछी जा सकती है। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल प्रायोरिटीज़। मतलब आप कंट्री के रिसोर्सेज कुछ इस तरीके से यूज़ करोगे कि जो आपकी कंट्री की डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है उसको मेन प्रायोरिटी मिले। ठीक है, और मतलब देखो, आपके पास रिसोर्सेज, आपके पास पैसा पड़ा है। अब आप उस पैसे से, और देखो, जस्ट टेक एन एग्जांपल। आपको फीवर है, भगवान ना करे आपको फीवर हो, बट जस्ट टेक एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल। आपको फीवर हो गया, घर वाले ने आपको 100 रुपये दे दिया, बोला बेटा दवाई खरीद के आ। अब देखो, आप दवाई की जगह चॉकलेट और आइसक्रीम खा के आ रहे हो। अब मुझे बताओ, आपको किस जगह अपने रिसोर्सेज लगाने चाहिए, दवाई दवाई खरीदने में या आइसक्रीम या चॉकलेट खाने में? ये आपके हाथ में। ठीक है, अब यही है यूटिलाइजेशन ऑफ द कंट्रीज रिसोर्सेज। आपके पास रिसोर्सेज, आपके पास पैसा है, आप किस तरफ लगाओगे? आइसक्रीम खाने में या दवाई खरीदने में? अगर आप अच्छी जगह लगाओगे तो अच्छे बेनिफिट्स होंगे, अगर आप गलत जगह लगाओगे तो गलत बेनिफिट्स होंगे। वही इकोनॉमी में। ठीक है, आपके पास रिसोर्सेज है, कंट्री में रिसोर्सेज है। उन रिसोर्सेज को आप किस जगह लगा रहे हो? आप अच्छी जगह लगाओगे तो अच्छे अच्छे आपको फर्दर बेनिफिट्स मिलेंगे उसके। अगर बुरी जगह लगाओगे तो उसके डीमेरिट्स मिलेंगे और बिल्कुल एडवांटेजेस वगैरह नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस टू द नेशनल प्रायोरिटीज। आपके देश की प्रायोरिटी क्या है? आप जब आप बीमार हो, आपकी प्रायोरिटी क्या है? आपको बुखार हटाना है तो दवाई खरीदो। ठीक है, ऐसे नहीं कि नहीं मेरी प्रायोरिटी तो आइसक्रीम खाने में, को फ्लेवर अच्छा लगता है उसका। ठीक है, ये नहीं। अब ये प्लानिंग कमीशन ने डेफिनेशन दी थी उसकी इकोनॉमिक, ये ज़रूरी नहीं, बस डेफिनेशन याद कर लो। ठीक है, डेफिनेशन याद करनी है, प्लानिंग कमीशन हो ये याद रहे, नहीं कि याद रहे ना रहे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ओके। पहली बात, हमने ये 5 ईयर प्लान किससे लिए? मैंने बहुत बार बहुत ज़्यादा कहानी सुना दी आपको, बहुत पहले से सुनाता आ रहा हूँ। दैट इज़ द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन से हमने क्यों ली, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था। कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स, 5 ईयर प्लान्स हमने सोवियत यूनियन से लिए। ये कब से कब तक रहे? 1951 से लेकर 2012 तक हमने कॉमन ईयर्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया था, और 2012 तक 5 ईयर प्लान्स को यूज़ किया था हमने। ठीक है, कब से कब तक? इन 1951 में हमारा पहला प्लान आया था, और जो हमारा लास्ट प्लान है वो 2012 में ख़त्म हो चुका था। ठीक है, ओके। बीच में जो ये इतना सारा 5 ईयर प्लान्स आते रहे, मतलब मान लो एक 5 साल का प्लान, उसके बाद दूसरा 5 साल का प्लान, फिर एक और 5 साल का प्लान, मतलब ये कंटिन्यूशन में चले रहे। बट बीच में ना कंटिन्यूशन रुकी भी। कई बार एनुअल प्लान्स को लॉन्च किया गया। एनुअल प्लान्स, जनरली ये प्लान्स तब यूज़ किए गए थे जब हमारी इकोनॉमी अच्छी इंप्रूव नहीं कर रही थी, और इंप्रूव नहीं कर रही थी, और जनरली जब हम कभी कभी वॉर आ जाती थी, कभी पॉलिटिकली हमारी कंट्री में इमरजेंसी वगैरह लगी थी थोड़ा, उस टाइम पे कभी वो एनुअल प्लान्स ला लिए थे। तो मतलब बीच में एनुअल प्लान्स भी लाए गए थे। ये एनुअल प्लान्स का क्या मतलब है? बीच में जब ब्रेक लग जाती थी ना 5 ईयर प्लान्स के, मतलब एक 5 ईयर प्लान खत्म हो गया, बीच में लग रहा है कि भाई पैसे नहीं है इतना कि 5 ईयर प्लान हम पूरा बना सके, तो ऐसा करो ना, एक बीच का ईयरली प्लान बना देते। तो बहुत सारे एनुअल प्लान्स भी बने थे। ठीक है, अब ये कब कब आए थे ये हमारे एनुअल प्लान्स, इसकी डेट भी यहाँ लिखी, मुझे लगता नहीं इतनी इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। दैट इज़ अप्रैल 1 से 1966 टू 31 मार्च 1969 तक पहला वो लगा था। आई थिंक 3 वो थे ये, हाँ, 3 जो 5 ईयर प्लान, वेट, एनुअल प्लान्स थे वो यहाँ पे लगे थे। ठीक है, और दूसरे ये कब कब लगे थे? पहली अप्रैल 1 1979 से 31 मार्च 1980 एक एनुअल प्लान यहाँ पे लगा था। और दूसरा एनुअल प्लान हमें कहाँ लगे थे, और 2 और एनुअल प्लान कब लगे थे? अप्रैल 1 1990 टू 31 मार्च 1992। मतलब ये सब कुछ दिया हुआ है, आपको याद करना है, कर सकते हो, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, डिफरेंट 5 ईयर प्लान्स है, डिफरेंट गोल्स। अब जो सारे 5 ईयर प्लान्स थे उनके अलग अलग गोल्स थे। जैसे जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था ना, वो एग्रीकल्चर की तरफ ज़्यादा फोकस करता था। जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान था वो इंडस्ट्री की तरफ ज़्यादा फोकस करता था। तो मतलब ये लेन देन ना चला होता था कि एक प्लान में ज़्यादा ये उसको फोकस करते थे एग्रीकल्चर को, दूसरे में ये इंडस्ट्री को, तीसरे में ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को ज़्यादा फोकस करते थे, मतलब एजुकेशन वगैरह को ज़्यादा प्राइमरी रखते थे कि इस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, दिस एंड दैट। ओके, जो ऑब्जेक्टिव होते थे वो 5 ईयर प्लान्स के मैंने आपको बता दिया। और ओके, जो एक लॉन्ग रन विजन भी रखते थे। ये 5 ईयर प्लान्स ऐसे नहीं बनते थे कि भाई आज बना दिए, 5 साल बाद हमने, हमारे तो कंट्री एग्रीकल्चर में तो बहुत आगे चल जाएगी, हम तो यूएसए के साथ मीट कर जाएंगे। फिर बाद में आप बना तो हाँ इंडस्ट्रियल प्लान बना दिया हमने, हम तो इंडस्ट्री के बेसिस पे हम तो ये अमेरिका से भी आगे चल जाएंगे, ऐसा नहीं होता था। तो ना जो ये प्लान्स बनाए जाते थे ना, एक लॉन्ग ऑब्जेक्टिव देखा जाता था कि भाई
हम 20 साल बाद 100 साल बाद हम कहाँ पहुँच जाएंगे अगर हम इसी तरीके से फॉलो करते रहे, ये वो इस ये मतलब एक लॉन्ग टर्म विजन भी रखा जाता था। और जब ये लॉन्ग रन के लिए जनरली जो लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाए जाते थे, इसे एक नेम दिया गया था बाय द इकोनॉमिस्ट, दैट इज नोन एज द प्रोस्पेक्टिव प्लान। जब भी कभी प्रोस्पेक्टिव प्लान आए एमसीक्यू में, तो आपने वहाँ पे ढूंढना है लॉन्ग रन और लॉन्ग टर्म। मतलब जब लंबे टाइम के लिए कुछ कोई प्लान बन रहा था, दैट वाज लेबल्ड एज द पर्सपेक्टिव प्लान। नीड ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। पहली बात तो मैंने आपको वेट पहली बात तो मैंने बता दिया कि हमने मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों अडॉप्ट की, ये मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। सेकंड, हमने जो मिक्स्ड इकोनॉमी कर दी वो यहाँ पे फुल स्टॉप, ठीक है। अब हम जाएंगे, हमने जो 5 ईयर प्लान्स है वो हमने क्यों अडॉप्ट किए, ठीक है। पहली बात, जो हमारी इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड और स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। बैकवर्ड मतलब बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई इकोनॉमी थी, और स्टैग्नेंट इकोनॉमी रुकी हुई थी। बैकवर्ड का मतलब ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में ही लगे हुए थे, स्टैग्नेंट मतलब रुकी हुई इकोनॉमिक थी। ना जीडीपी बढ़ रही थी, घट रही थी, मतलब एक ही जगह पे रुकी हुई थी। और अगर अगर कोई चेंज भी आ रहा था जीडीपी में तो घट ही रही थी, ठीक है। आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन वर वेरी लो। अब देखो प्रोडक्शन मतलब जो कुछ आउटपुट निकलता था, मतलब इंडस्ट्री तो थी नहीं हमारे पास, मतलब बहुत कम थी, अगर थी भी तो मतलब टाटा बिरला ही थे बड़े जो हब थे उस टाइम पे, और ज़्यादा कोई इंडस्ट्रीज थी नहीं। तो मतलब प्रोडक्टिविटी और आउटपुट जो था वो बहुत ज़्यादा लो था, ठीक है। लेफ्ट द मार्केट फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। जो सारी जो हमारी पॉपुलेशन थी, जो और इवन हमारी जो इनकम थी, वो हम आप डायरेक्टली उसे सप्लाई और डिमांड, मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर नहीं रख सकते, ठीक है। मेरी बात समझे आप, कि जो जो एक प्राइवेट इंडस्ट्री के हाथ में आप नहीं दे सकते अभी अभी की अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी। भाई अभी तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन फार्मिंग एक्टिविटी में ही लगी है भाई। अब आपको इंडस्ट्री भी डेवलप करनी है, अभी आपको टेलीकॉम भी डेवलप करना है, अभी आपको और चीज़ें डेवलप करनी है, मेडिकल साइंस डेवलप करनी है, आपको पेस्टिसाइड्स बनाने हैं, ये 10 काम है भाई। अभी आपकी सारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में लगी है, तो एकदम आप उनको थोड़ी बोलोगे कि भाई तू फैक्ट्री खोल दे। वो बेचारे बोलेंगे भाई हमारे को तो एग्रीकल्चर भी नहीं आता इतना अच्छे से करना, आप फैक्ट्री की बात कर रहे हो। तो इसलिए गवर्नमेंट को लगा कि भाई यहाँ हमारे लोग अभी इतने मतलब वेल बैलेंस्ड और वेल स्टेबल और वेल एजुकेटेड नहीं है कि वो डायरेक्टली बिजनेस एक्टिविटीज़ में आ सके, और डायरेक्टली हम उसे उन्हें मतलब अपनी इकोनॉमी को सप्लाई डिमांड के बेसिस, सप्लाई डिमांड फोर्सेस के हाथ में छोड़ दे। तो इसलिए गवर्नमेंट इंटरवीन कर गई इस चीज़ में, ठीक है। इट गेव अ बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। भाई देखो हमारी कंट्री में एट दैट टाइम बहुत ज़्यादा पुअर पॉपुलेशन थी, मैं एक और बार कह रहा हूँ। ब्रिटिशर्स हमें बिल्कुल लूट के चले गए थे, कुछ भी नहीं छोड़ा था हमारे पास, ठीक है। जो अब लोग थे, लोग के पास बहुत कम पैसा था, ठीक है। अब वो जो ये बहुत कम पैसा था, अब देखो जनरली क्या करते हैं हम लोग, जब हमारे पास थोड़ा पैसा आता है हाथ में, तो हम सेव करते हैं फॉर आर फ्यूचर सिक्योरिटी, कि भाई कल को ज़रूरत पड़े तो रिजर्व में थोड़ा पैसा हो, कभी हेल्थ क्राइसिस आ जाए तो पैसा हो, इन दिस एंड दैट, ठीक है। उसी माइंडसेट से लोग थे, जिनके पास पैसा आ रहा तो वो इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे थे इकोनॉमी में। उनको लगता था भाई क्या बिजनेस खोलूँ भाई, अभी अभी तो थोड़ा अपनी जेब में फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए रख लूँ, अभी तो पता नहीं कल खाना मिले ना मिले, मतलब इतनी बुरी हालत थी। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई लोग तो बिजनेस करने से रहे, तो हम ही बिजनेस करते हैं, हम ही बिजनेस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। वही बात है, बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने की, इसका बिग पुश गवर्नमेंट ने दिया, मतलब एक ही बात की मैंने, हाँ ठीक है। यही है, नीचे वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं इसको स्किप करूँगा। अब बात करेंगे हम ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ऑब्जेक्टिव से पहले ना ये बॉक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। वाई शुड प्लान्स हैव गोल्स। एक प्लान के जो जो जब भी आप कोई प्लान बनाते हो, मान लो आप प्लान बना रहे हो कि भाई मैंने घूमने जाना है, तो उस घूमने जाने का कोई वो भी तो होगा, गोल भी तो होगा कि भाई घूमने जाना किधर है भाई। अगर मैं वहाँ जा रहा हूँ तो वहाँ जाके करना क्या है। आपको प्लान बना रहे हो कि भाई मैं यहाँ जाना है, मैं तो यहाँ पे तो फिर मान लो आपने इमेजिन किया कि मैं मुंबई जाना है, ठीक है। आप बोलो हाँ ठीक है मैं मुंबई जा रहा हूँ, तो मुंबई में करना क्या है, कुछ ऑब्जेक्टिव तो होगा कि भाई वहाँ पे आपने क्या गेटवे ऑफ इंडिया देखना है, ये आपका गोल होगा, ठीक है। हर एक प्लान का कोई ना कोई गोल होता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। विदाउट गोल्स देयर इज नो प्लान। अगर आपका कोई गोल ही नहीं है तो कोई प्लान भी नहीं होगा, सीधी सी बात, ठीक है। अगर आपको पता ही नहीं है कि भाई, अगर भाई आपको पता ही नहीं, अगर आपके पास गोल ही नहीं है कि मैंने मुझे मुझे अपने घर से बाहर गोलगप्पे खाने जाना, तो आप जाओगे ही क्यों, मतलब अगर आपको मतलब आप प्लान, अगर आपके प्लान का कोई गोल ही नहीं है तो आप प्लान बनाओगे क्यों, ठीक है। प्लानिंग इज डिफाइंड एज अ strategy that defines how to allocate the country's scarce resources to the different use of the achieving the set of goals। मतलब वही है, प्लानिंग का मतलब ये है कि जो आपके पास रिसोर्सेज है उसको आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हो फॉर अचीविंग द पर्टिकुलर गोल, ठीक है। अब पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा, नहीं सेकंड, इसको भी नहीं छोड़ेंगे हम, अभी इसको भी करेंगे, ठीक है। 2 ways ऑफ इंक्रीजिंग जीडीपी। अब जीडीपी को ना बढ़ाने के 2 तरीके, ठीक है। डिस्कवर मोर एंड मोर रिसोर्सेज, ठीक है। आपको पता है आपकी कंट्री में गोल्ड है, ठीक है। आप और ज़्यादा गोल्ड ढूंढोगे और इससे क्या होगी, आपकी कंट्रीज गोल्ड प्रोड्यूसर बन जाएगी। मतलब आप रॉ मटेरियल ढूंढ रहे हो, ठीक है।
आपको मतलब आपका रिसोर्स बेस बढ़ता जा रहा है, आप उस रिसोर्स ही निकाल रहे हो ज़मीन से और बेच रहे हो सीधा इकोनॉमी में, आप उसको प्रोसेस नहीं कर रहे। गोल्ड से आप ज्वेलरी नहीं बना रहे, गोल्ड से आप कॉइन्स नहीं बना रहे, गोल्ड से आप काफ़ी सारी चीज़ें होती है आज के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें गोल्ड का यूज़ होता है, आप उस गोल्ड को वहाँ यूज़ नहीं कर रहे, आप सीधा निकाल रहे हो रॉ फॉर्म में गोल्ड और बेच रहे हो, ठीक है। एक इस तरीके से आप अपनी जीडीपी को इंक्रीज़ कर सकते हो। सेकेंडली, आप कैसे जीडीपी को इंक्रीज़ कर सकते हो? बाय इन्वॉल्विंग टेक्नोलॉजी। जब टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करते हो ना, तो मतलब टेक्नोलॉजी के यूज़ से आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो, ठीक है। एक आदमी मान लो दिन में जस्ट 10 टी शर्ट बना सकता है, वेरएज एक मशीन दिन में 10,000 टी शर्ट बना सकती है। तो मतलब टेक्नोलॉजी को ज़्यादा इन्वॉल्व करोगे तो जीडीपी भी बढ़ेगी, ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे जीडीपी ग्रोथ के बारे में। अब जीडीपी ग्रोथ एक कैसा ऑब्जेक्टिव है हमारे 5 ईयर प्लान्स का? जो हमारे 5 ईयर प्लान्स है उसने क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रखे थे कि हमने ये चीज़ें अचीव करनी है। फर्स्ट जो हमने अचीव करनी थी दैट वाज द जीडीपी ग्रोथ, ठीक है। लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी, जो हमारी इकोनॉमी है उसमें आउटपुट बढ़ाना था, चीज़ें चीज़ें हमें ज़्यादा प्रोड्यूस करनी थी भाई। उस टाइम पे हमें हमारा क्या फोकस था 5 ईयर प्लान्स का कि भाई पहले तो एग्रीकल्चर को और बूस्टअप करो कि भाई हमारे कंट्री में एग्रीकल्चर अच्छे से बढ़ जाए, तो प्रॉपर हम इरिगेशन फैसिलिटीज़ दे, प्रॉपर डैम्स बनाए, दिस एंड दैट, ठीक है। अब लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ाएंगे, लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ाएंगे आप अपनी इकोनॉमी का, उससे क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। इंक्रीज इन द जीडीपी लीड्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, वही है। अगर अगर जीडीपी देखो, दिस इज एक चीज़, सारी एक चीज़ है। इकोनॉमी बढ़ती है, जीडीपी भी बढ़ती है, जीडीपी बढ़ती है, इकोनॉमी बढ़ती है, लोगों की इनकम बढ़ती है, मतलब जीडीपी बढ़ रही है। ज़्यादा प्रोडक्शन हो तो मतलब जीडीपी बढ़ रही है। अगर कुछ भी चीज़ ज़्यादा हो रही है ना इकोनॉमी में, मतलब नेगेटिव के सिवा, मतलब प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, इनकम बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, जीडीपी बढ़ रही है। जीडीपी हर जगह बढ़ जाती है जहाँ पे भी कोई पॉजिटिव चीज़ें दिखे ना आपको, मतलब जीडीपी बढ़ रही है, ठीक है। इट इम्प्लाइज द कंसिस्टेंस इंक्रीज इन द जीडीपी ऑफ द कॉन्स्टेंट इंक्रीजिंग इन द लेवल ऑफ द आउटपुट बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, वही चीज़। इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, वही बात है, गुड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होगा कंट्री में, जीडीपी बढ़ रही है। बस यही बात की है उन्होंने कि जीडीपी कैसे बढ़ती है, ठीक है। अब जीडीपी के दो मेथड है इंक्रीज करने के, वही जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया ना, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। जीडीपी को आप दो मेथड से इंक्रीज करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिसोर्स बेस ऑफ द कंट्री आप बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दो, ठीक है। कंट्री में बहुत सारे रिसोर्सेज ढूंढ लो। जैसे आज के टाइम में इंडिया बताऊँ क्या करता है, इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ आयरन ओर। तो हम आयरन का क्या करते हैं, हम झारखंड से आयरन निकालते हैं, एज इट इज़ हम जापान को भेज देते हैं, मतलब रॉएस्ट फॉर्म में। तो जिसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, हम लोग जनरली लॉस में ही होते हैं। मतलब क्यों? अगर हम उसी आयरन से, उसी लोहे को यूज़ करके सीपीयू बनाएं, मतलब सीपीयू मतलब कंप्यूटर्स वगैरह बनाएं, और या कुछ अच्छी गाड़ियाँ बनाएं हम उसी आयरन को यूज़ करके, मतलब स्टील को यूज़ करके, तो भाई हम एक गाड़ी को भी तो बेच सकते हैं वहाँ पे फॉरेन में बेचने। हम क्यों सारा अपना जो रॉ मटेरियल है एज इट इज़ वहाँ पे चिपका दे रहे हैं और उनकी इकोनॉमी को बेनिफिट दे रहे हैं, ठीक है। तो वो एक मेथड हमारा ये है, रिसोर्स बेस इंक्रीज कर दो। सेकंड मेथड क्या होगा? इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दो, ठीक है। टेक्नोलॉजी को ज़्यादा इन्वॉल्व कर दो, ओके। Modernization. Now, what is modernization? It refers to the updating and adopting the modern technologies in the process of production. अब देखो, मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है कि जो टेक्नोलॉजी है उसको प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करो। मतलब पहले आप आदमियों का यूज़ करते थे, ह्यूमन बींग्स का यूज़ करते थे टी शर्ट्स बनाने के लिए, सूट बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए। अब आप अगर टेक्नोलॉजी मशीन्स को ज़्यादा यूज़ करोगे फॉर मेकिंग सर्टन थिंग्स, ठीक है, उसका मतलब होगा आप मॉडर्नाइज कर रहे हो अपने आप को, ठीक है। इट रेफर्स टू अपडेटिंग एंड अडॉप्टिंग द मॉडर्न टेक्नोलॉजी को आप अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो मॉडर्न प्लस शिफ्ट इन द सेक्टोरल, ओके, इसको ये सेक्टोरल स्ट्रक्चर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। पहली बात, शिफ्ट इन द सेक्टोरल कॉम्पोजिशन। अब जब आप मॉडर्नाइज करते हो ना, आप एक जो सेक्टोरल कॉम्पोजिशन है वो भी चेंज हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको ये पढ़ाता हूँ कि मॉडर्नाइजेशन किस किस फील्ड में होता है। पहले बात तो साइंस की फील्ड में होता है। साइंस की फील्ड में कैसे हुआ है? ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था ना हमारे एग्रीकल्चर में, एंड दैट इज नोन एज द मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। एग्रीकल्चर में मॉडर्न चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, HOV सीड्स यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ न्यू यूज़ ऑफ यूजिंग एंड अपडेटिंग एंड अडॉप्टिंग न्यू टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। IT रेवोल्यूशन आया हमारी कंट्री में, ठीक है। इंडिया में बहुत सारे कॉल सेंटर्स बने हैं, इंडिया में बहुत सारे जो टेक्निकल सपोर्ट है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा खुला है। मतलब ये सब चीज़ें जो एक IT रेवोल्यूशन आया, ये भी एक काइंड ऑफ मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। मॉडर्नाइजेशन कंसेप्ट कैसे हमने अपडेट किया अपने आप को और एक अडॉप्ट की मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो कि थे कंप्यूटर्स वगैरह, जिसकी वजह से IT रेवोल्यूशन आया इंडिया में। सेकेंडली, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि हम मॉडर्नाइजेशन को बस ये सोचते हैं कि भाई अमेरिकन की तरह टी शर्ट वगैरह पहनना, तो जीन्स पहनना तो मॉडर्नाइजेशन है। साइंस की फील्ड में आगे चल जाना, आईफोन यूज़ करना और कंप्यूटर यूज़ करना, मॉडर्नाइज हो गए हम लोग। मशीन्स यूज़ करना मॉडर्नाइज हो गया। मतलब मॉडर्नाइजेशन दूसरी जगह भी होती है, एंड दैट इज़ इन द सोशल आउटलुक। अब देखो, ये सोशल आउटलुक क्या चीज़ है? अब देखो, पुराने टाइम में हमारी सोसाइटी कास्ट बेसिस पे डिवाइडेड थी। हमारी सोसाइटी में काइंड ऑफ एक फीमेल वुमेन इक्वालिटी नहीं है, वैसे पूरी दुनिया में ही नहीं थी एक टाइम पे, बट फिर भी हर हर एक सोसाइटी में वुमेन इक्वालिटी इतने अच्छे से नहीं होती है। तो
आज जो मॉडर्नाइजेशन है वो क्या कहती है कि भाई सुनो, पहली बात तो तुम जो ये कास्टिज्म में से ख़त्म करो, और जो एक वुमेन है, वुमेन को इक्वल राइट्स दो, ये सब कुछ होता है। अब ये मैं टॉपिक भूल गया था, स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन। स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन क्या है कि भाई प्राइमरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है आपकी जीडीपी में, इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है आपकी जीडीपी में, टर्शियरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है आपकी जीडीपी में। दिस इज नोन एज द स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन, ठीक है, ऑफ एन जीडीपी। ठीक है। अब व्हाट इज दिस स्ट्रक्चरल चेंज। अब ये स्ट्रक्चरल चेंज कैसे होता है? अब देखो, प्राइमरी सेक्टर के लोग जब मान लो प्राइमरी सेक्टर में मान लो 100 लोगों का हमारी कंट्री है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, 100 लोगों की हमारी कंट्री है। 70 जो 70 लोग हैं हमारे पास, जो 70 पीपल है इन दिस कंट्री, जो 70 सिटीजन्स है, ये लोग प्राइमरी सेक्टर में है। प्राइमरी सेक्टर का क्या मतलब है? प्राइमरी मतलब खेती बाड़ी में लगे हुए हैं। ठीक है। अब जो हमारे उनमें से जो 20 लोग हैं, वो 20 लोग क्या कर रहे हैं? वो फैक्ट्री में लगे हुए हैं। ठीक है, वो फैक्ट्री वगैरह से उनका सारा काम है, लेन देन है। ठीक है। और एक जो हमारे पास जो ये अब 10%, जो 10 लोग बचे, ये क्या कर रहे हैं? ये टर्शियरी सेक्टर है, वो पढ़ा रहे हैं, टीचिंग में है, ये गाड़ी चला रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह बिजनेस में नहीं, मतलब ट्रांसपोर्ट वगैरह ड्राइवर वगैरह लगे हुए हैं। ठीक है। अब क्या होता है इस इकोनॉमी में, जो हमारी खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, वो 40 पहुंच जाते हैं। जो अब क्या होता है, 40 लोग ही करते हैं सिर्फ हमारी एग्रीकल्चर वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं, वेराज बाकी जगह पे जो हमारी सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर है, उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका क्या मतलब है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो कम हो गया, और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर थे वो ज़्यादा हो गया। मतलब जो लोग थे वो अब एग्रीकल्चर में कम है, इंडस्ट्री में ज़्यादा है। अब जो ये चेंज हुआ ना कि एग्रीकल्चर के लोग इंडस्ट्री और टर्शरी सेक्टर में इन्वॉल्व हो गए, तो इसे क्या कहा जाता है? द स्ट्रक्चरल चेंज। ये पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। एच इकोनॉमी, वेट एक बार मैं पढ़ भी लेता हूँ आपको। ये तो बहुत बेसिक्स है, इसको याद कर लेना आप कि भाई हमारी कंट्री में आज के टाइम पे किस किस बेसिस पे, मतलब क्या क्या शेयर है, किस किस सेक्टर का कितना शेयर है। जैसे कि हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, वेट, हाँ, सेकेंडरी सेक्टर मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारा 17.8% जीडीपी का वो होता है। वेट, हाँ सॉरी, आई एम सो रॉन्ग इन दिस। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो सिर्फ हमारी जीडीपी में 17.8% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, वेराज जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो 25.8% कॉन्ट्रीब्यूट करता है हमारी जीडीपी में। वो वेराज जो हमारा टर्शियरी सेक्टर है वो मेजरली दैट इज़ द 56.4% कॉन्ट्रीब्यूट करता है इन आर जीडीपी। अब ईच इकोनॉमिक सेक्टर ऑफ द जीडीपी चेंजेस विच इज़ रेफर टू एज द स्ट्रक्चरल चेंज, यूजुअली द डेवलपमेंट, मतलब बात वही है, एग्रीकल्चर से लोग जब इंडस्ट्रियल सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर में जाएंगे, दैट इज नोन एज द स्ट्रक्चरल चेंज। ओके, मॉडर्नाइजेशन बता दिया। मॉडर्नाइजेशन एंड द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आए हुए हैं। ठीक है। अभी मॉडर्नाइजेशन एंड द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्या चीज़ है? ठीक है। पहले टाइम में क्या लोगों ने बताया कि परसेप्शन लिया था। वेट, मैं आपको बुक से ही पढ़ा लेता हूँ, मैं अपनी थ्योरीज ना ही दूँ। ठीक है। Modernization as a planning objective was not expected to contradict with the employment generation. पहले तो हेडिंग पढ़ो, मॉडर्नाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कॉम्प्लीमेंट्री और कॉन्ट्रडिक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री होता है कि मतलब अच्छे से अच्छा इनका रिलेशन है, मॉडर्नाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट का अच्छा रिलेशन है, मतलब अगर मॉडर्नाइजेशन आएगी तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। दिस इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। कॉन्ट्रडिक्टरी रिलेशन क्या है? जब मॉडर्नाइजेशन बढ़ेगी, जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम हो जाएगी कंट्री में। ठीक है, दैट इज नोन एज द कॉन्ट्रडिक्टरी रिलेशन। अब देखो, क्या एक्सपेक्ट किया गया था कि जब मॉडर्नाइजेशन होगी तो उससे बहुत ज़्यादा जॉब्स बनेगी, ये होगा वो होगा। एक कॉम्प्लीमेंट्री वे में मॉडर्नाइजेशन होगा कि मतलब मॉडर्नाइजेशन के बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, बट तो थोड़े रिजल्ट्स थे वो थोड़े उल्टे आने लग गए थे। उल्टे कैसे आने लग गए थे? जो मॉडर्नाइजेशन है दैट लीड्स टू इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी। अब देखो किस तरीके से ये इंप्लॉयमेंट बढ़ती है ना, पहली बात तो प्रोसेस सुनो, कॉम्प्लीमेंट्री को वो सुनो कि कॉम्प्लीमेंट्री कैसे है। जब मॉडर्नाइजेशन होगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। मॉडर्नाइजेशन मतलब मशीन को यूज़ करो, मशीन से बहुत ज़्यादा सामान बनेगा, मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कंट्री की। प्रोडक्टिविटी बढ़गी, प्रोडक्टिविटी बढ़ने से क्या होगा? इनकम बढ़गी, बहुत ज़्यादा इनकम आ गई लोगों के पास। ठीक है। इनकम बढ़ने का क्या मतलब है? डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, कंट्री में डिमांड बढ़ गई, जैसे इनकम बढ़ेगी डिमांड भी बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ रही है मतलब एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है। तो ये एक काइंड ऑफ साइकिल चलता था। पर इंडिया के केस में ये साइकिल थोड़ा उल्टा पड़ गया। उल्टा कैसे पड़ गया अब मैं उसके बारे में बताऊंगा। टेक्नोलॉजी इज सच दैट इट इज सब्सटीट्यूटिंग द लेबर रादर देन सप्लीमेंटिंग इट। मतलब कहने का मतलब ये है, जब आपने टेक्नोलॉजी यूज़ कर ली, पहले क्या होता था कि आपको अगर 10,000 टी शर्ट को बनाना है एक दिन में तो आपको करीब 100 लोग लगते थे। आज के टाइम पे आपके पास मशीन है, जो आपके पास एक दिन में एक इंजीनियर बैठेगा वहाँ पे काम कर लेगा, तो मतलब एक दिन में सिर्फ एक इंजीनियर उस मशीन को यूज़ करके 10,000 टी शर्ट बना देगा। फिर आज दूसरे केस में आपको करीब 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही थी, 100 लोगों को रोजगार मिल रहा था, यहाँ पे सिर्फ एक को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे टेक्नोलॉजी से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है
और उस वाली जगह पे जहाँ पे ज़्यादा लोग थे और तब जाके प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, कहने का मतलब समझ रहे हो कि जब मॉडर्नाइजेशन हुई तब जो एम्प्लॉयमेंट थी वो बढ़ गई, जो लोगों की रिक्वायरमेंट थी एक जॉब में वो खत्म हो गई। मतलब जो आजकल ये मीम चली है ना कि एआई जॉब खा जाएगा, ये वही चीज़ है। सोचा था लोगों ने कि एआई से और ज़्यादा जॉब्स बनेगी, बट वैसा नहीं हुआ, एआई जॉब खा गया लोगों की। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी, ये दो कॉन्सेप्ट क्या है? सेल्फ रिलायंस का क्या मतलब है? पहली बात, सेल्फ रिलायंस हमेशा फाइनेंशियली आता है। मतलब आपकी कंट्री फाइनेंशियली किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं है। पाकिस्तान का केस ले लो, ये बेचारे चाइना से कर्जा लेते हैं, ये बेचारे सऊदी अरब से कर्जा ले रहे हैं, यूएई से कर्जा ले रहे हैं, ये बेचारे फाइनेंशियली औरों के ऊपर डिपेंडेंट है। जिस दिन और बाकियों ने इन्हें पैसा देना बंद कर दिया, ये कंट्री उस दिन कोलैप्स कर जाएगी। ठीक है, तो मतलब ये कंट्री सेल्फ रिलायंट नहीं है। वेरएज इंडिया, इंडिया इतना लोन्स पे डिपेंडेंट नहीं है, और अगर मान लो इंडियन ने लोन्स लिए भी रखे तो इंडिया इज इट सेल्फ केपेबल ऑफ रीपेइंग द लोन्स। मतलब इंडिया कर्जा वापस करने की हालत में है, इंडिया ऐसा बुरे हाल नहीं है इंडिया के। ठीक है, तो इंडिया इज सेल्फ रिलायंट। व्हाट इज सेल्फ सफिशिएंसी? ठीक है, जब एक कंट्री अपने जो कुछ एसेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, अगर कंट्री किसी दूसरी कंट्री के ऊपर इन एसेंशियल रिसोर्सेज के लिए डिपेंडेंट नहीं है। अभी एसेंशियल रिसोर्सेज क्या है? वीट, खाना, गेहूं, राइस, चावल, ये खाने की बेसिक चीज़ें हैं। इसके इसके लिए अगर कंट्री किसी बाहर वाली कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ सफिशिएंसी। इंडिया आज के टाइम पे उतना आराम से उगा लेता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा उगाता है कि ये जो अपनी कंट्री की पॉपुलेशन है वो उसी को, मतलब जो चीज़ कंट्री में होगी, इतना इंडिया इतना गेहूं उगा लेता है जितना उसकी पूरी कंट्री एक साल में कंज्यूम करती है। ऐसा नहीं होता कि इंडिया को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, रशिया से इंपोर्ट करना पड़ता है, भाई गेहूँ भेज दे लोग भूखे मर रहे हैं। ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ, ये सिर्फ पाकिस्तान में चलता है कॉन्सेप्ट कि भाई खाना ही नहीं है लोगों के पास, गेहूँ ही नहीं है। ठीक है, ओके, नॉन डिपेंडेंसी। सेल्फ रिलायंस में हमेशा नॉन डिपेंडेंसी ही आपने एक पॉइंट लिखना है, बस एक में आपने ये लिखा है, नॉन डिपेंडेंसी फॉर द फाइनेंशियल एसेट्स, नॉन डिपेंडेंसी फॉर द एसेंशियल सप्लाईज, और उसके बाद ब्रैकेट में लिख देना वीट, राइस एंड दिस एंड दैट। अब हमने सेल्फ रिलायंस और सेल्फ इसके पीछे क्यों भागे थे हम? जो हमारा फर्स्ट 7 प्लान्स थे, जो फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान्स थे, उसका मेन फोकस यही रहा था कि हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना और सेल्फ रिलायंट बनना। रिलायंट मतलब फाइनेंशियली, सेल्फ सफिशिएंसी मतलब रिसोर्सेज के बेसिस में, फूड वगैरह के बेसिस पे। ठीक है, अब हमें क्या, क्यों इतना सच अर्जेंट नीड क्या थी सेल्फ सफिशिएंसी वगैरह की? टू गो आउट ऑफ द गेट आउट ऑफ दिस पॉलिटिकल प्रेशर। तो अब मैं आपको वापस पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा सा घसीट लूँगा। क्यों? इन 1945 में, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, 1945 में हमारी पाकिस्तान के साथ वॉर हुई थी, याद करो, जब लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, और इंडिया लाहौर के पास पहुंच गई थी। आपने ये तो बहुत ज़्यादा सुना होगा कि इंडिया तो लाहौर से बस 1 किलोमीटर दूर थी, 2 किलोमीटर दूर थी, इंडिया ने तो ऑलमोस्ट लाहौर कैप्चर कर दिया था इन 1965, जो ये वाला टाइम पीरियड था, वॉर का टाइम पीरियड। इस टाइम पे इंडिया के पास इतना गेहूँ नहीं होता था, इंडिया इतना अच्छे से प्रोड्यूस नहीं करता था। क्यों? पहली बात तो ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया था उस टाइम पे, तो मतलब इंडिया उस टाइम पे यूएसए के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था फॉर द गेहूँ, अनाज वगैरह। ठीक है, तो इंडिया ने क्या किया, यूएसए को बोला भाई अनाज भेज दे, कमी हो रही है। यूएसए ने बोला हम नहीं भेज रहे, अगर तुझे वीट चाहिए तो पाकिस्तान के साथ वॉर बंद कर दे। इंडिया वाज लाइक भाई ये तो अनफेयर है, तुम तो खाने बंद कर रहे हो हमारा, ये तो गलत चीज़ हो जाएगी। तो इंडिया को एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि भाई ये पॉलिटिकल प्रेशर वगैरह के पीछे हम नहीं जाने वाले, हमें चाहिए इंडिपेंडेंसी, सेल्फ सफिशिएंसी और सेल्फ रिलायंट होना है हमें अपने उसमें चीज़ों में। ठीक है, तो 1945 यूएसए का एग्जांपल मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड देके, बहुत लंबा चौड़ा बैकग्राउंड देके। रिडक्शन इन द फॉरेन इन्फ्लुएंस, वही बात है, ये इन्फ्लुएंस लिखा है मैंने, सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग। तो कहने का मतलब ये है, पॉलिटिकल प्रेशर से अगर इंडिया को बाहर निकालना था, और उस टाइम पे 1945 में क्या हालत हुई थी, थर्डली जो फॉरेन इन्फ्लुएंस था उससे हमें बाहर निकलना था। ठीक है, वो ये पूरा वही बताया हुआ, कोल्ड वॉर ना, वेट, जो 1965 की वॉर एक्सप्लेन किए हुए हैं इसमें, तो मैंने आपको पहले ही बता दी वो। व्हाट इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और द इक्विटी? अब ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी क्या है? आप लोग अभी सोच रहे हो ये चीज़ क्या है, इसका क्या मतलब है? ठीक है, इट मीन्स, वेट, इकोनॉमिक ग्रोथ बिकम्स मीनिंगलेस द बेनिफिट ऑफ द, ठीक है, अब जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसकी कोई सेंस नहीं बनेगी अगर अमीर अमीर होते रह गए और गरीब गरीब होते रह गए। अफ्रीका की कई सारी कंट्रीज़ है, वहाँ पे आपको रेंज रोवर दिख जाएगी, वहाँ पे आपको लैम्बोर्गिनी दिख जाएगी, और वहाँ पे आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनके घर में लाइट भी नहीं है। ठीक है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऐसी होगी जो दो टाइम की रोटी नहीं खा सकते, और ऐसे भी लोग हैं जो वहाँ पे लैम्बोर्गिनी चला रहे हैं, वहाँ पे रेंज रोवर चला रहे हैं, एंड दिस एंड दैट। ठीक है, ये क्यों हो रहा है?
जो एक रिच और पुअर के बीच में जो गैप है वो बहुत बढ़ गया इकोनॉमिकली, ठीक है। और यू कैन से जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो नहीं हो पाया, ठीक है। एक जो लोग थे वो बहुत अमीर हो गए, एक जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब रह गए, ठीक है, उसी के बारे में, ठीक है। जो एक कंट्री की ग्रोथ अगर इस बेसिस पे हो तो वो ग्रोथ नहीं होती, वो एक बहुत ज़्यादा यूजलेस सा कॉन्सेप्ट रह जाता है, ठीक है। द ग्रोथ वर्चुअली नो पर्पस इन द सोसाइटी वन द वही बात है कि इसका कोई पर्पस नहीं होगा जब ये रिच और ज़्यादा रिच हो जाए, जो पुअर है वो और ज़्यादा पुअर हो जाए, ठीक है। जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स है, इट शुड ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज़ को ये सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने चाहिए, ठीक है। सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए इन द सोसाइटी। सोशल इक्वालिटी बहुत टाइम से कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ मैं आपको। एक जो कंट्री है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग वहाँ पे सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए, सारी रिसोर्सेज अच्छे से बटे लोगों के बीच, ऐसा नहीं कि अमीर बहुत ज़्यादा अमीर और गरीब बहुत ज़्यादा गरीब, ठीक है। अब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इन द वेट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इन द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या क्या कॉन्सेप्ट है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, एक स्वीपर है एक डॉक्टर है, दोनों की सैलरी इक्वल, एक्सक्यूज मी, डॉक्टर और स्वीपर दोनों की सैलरी इक्वल है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, स्वीपर की सैलरी कम होगी, डॉक्टर की सैलरी बहुत ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जो डॉक्टर है उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है पहली बार डॉक्टर बनने के लिए, और जो डॉक्टर का काम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कह रहा वेट मैं नहीं कह रहा स्वीपर का काम इंपॉर्टेंट है, स्वीपर का काम भी इंपॉर्टेंट है, वेराज डॉक्टर लोगों की जान बचा रहा है, वेराज स्वीपर इज इन द क्लीनिंग फैक्टर। देखो इंपॉर्टेंस दोनों की जॉब की है, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी जॉब है, दैट इज ऑफ द डॉक्टर। तो उस बेसिस पे डॉक्टर को ज़्यादा पे मिलती है और स्वीपर को कम पे मिलती है, ठीक है। ओके, अब मैं इस डेफिनेशन के फॉर्म में पढ़ने वाला हूँ आपके पास। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वुड मीन दैट एवरी इंडिविजुअल इन द सोसाइटी गेट्स द सेम शेयर इन द कंट्रीज नेशनल इनकम। अगर आपको नंबर चाहिए तो ये रटी रटाई लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, क्योंकि टीचर्स को ये पता नहीं क्यों अच्छी लगती है, वेरएज मैं तो कॉन्सेप्ट लिखता था अपने टाइम पे, ठीक है। वुड मीन दैट द एवरी इंडिविजुअल इन द सोसाइटी गेट्स द सेम शेयर इन द कंट्रीज नेशनल इनकम, मतलब शेयर इन द कंट्रीज नेशनल इनकम मतलब सबकी इनकम सेम होगी, ठीक है। ये लिख देना, याद कर लेना, ठीक है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या मिलेगा, on the other hand refers to the situation when the difference in the income are allowed but only with a certain limits। जो ये जो मतलब चेंज इन इनकम है कि एक जो स्वीपर है उसकी सैलरी कम है और जो डॉक्टर है उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, ये अलाउड है बट एक सर्टेन लिमिट तक, ठीक है। मतलब डॉक्टर तू तू तो भाई जितना कमा सकता है कमा, बट एक जो प्रॉपर जो स्वीपर वाला बंदा है उसकी गवर्नमेंट ने, तुमने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने ना वेजेस सेट कर रखे हैं कि दिन में की एक दिन की दिहाड़ी आप, आई डोंट रिमेंबर आज कल क्या रेट चला, बट लास्ट टाइम जब मैंने सुना था इट वाज अराउंड 300, ठीक है, 300 या 350 कुछ ऐसा रेट था। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट यही था जो था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस तो मतलब गवर्नमेंट ने फिक्स कर रहा था कि भाई इससे नीचे कोई काम नहीं करेगा। तो कहने का मतलब यही है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत इंटरफेयर कर दिया और गवर्नमेंट ने इन्वॉल्व कर दिया अपने आप को, कहा कि भाई गरीब और अमीर के बीच में थोड़ा एक लिमिटेड गैप ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सबकी इनकम सेम हो जाए, ठीक है। यहाँ पे वही सर्जन और आई थिंक कुछ ऐसी इन्होंने वही एग्जांपल दिया है, और जो फैक्ट्री वर्कर तो मतलब मैंने एग्जांपल आपको स्वीपर और डॉक्टर का बता देना वो वेल एंड गुड है, ठीक है। अब ये मोस्ट डिमांड, वेट अ सेकंड, आई एम सॉरी। तो अब ये है कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा डिमांड में थे और मतलब जो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं लास्ट ईयर में, मतलब जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्कस ब्रीफली द रैशनल बिहाइंड चूजिंग द मॉडर्नाइजेशन एज अ प्लानिंग ऑब्जेक्टिव फॉर द इंडियन इकोनॉमी। इसमें आपको मॉडर्नाइजेशन को एक्सप्लेन कर देना है पूरा कि मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, सोशल भी बताना है, साइंटिफिक भी बताना है, ये वो एंड सो। मैं बस ये पास्ट ईयर ही पढ़ने वाला हूँ क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मॉडर्नाइजेशन एज द प्लानिंग ऑब्जेक्टिव शोज डायक्टमी विद द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये वो बॉक्स में मैंने आपको एम्प्लॉयमेंट और मॉडर्नाइजेशन पढ़ाया था, ये वो भी इंपॉर्टेंट है, पास्ट ईयर में आ चुका है, आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए वो, ठीक है। डिस्कस ब्रीफली द रैशनल बिहाइंड चूजिंग द सेल्फ रिलायंस। और मैं आपको कहूँ ये 2023 और 2024 वाला जो बैच है इसमें भी ये क्वेश्चन आया था सेल्फ रिलायंस के ऊपर, ठीक है। तो ये अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए ये क्वेश्चन। ओके, डिस्कस ब्रीफली द रैशनल बिहाइंड द इक्विटी विद ग्रोथ एज अ प्लानिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अब आपने जब ये क्वेश्चंस पढ़े आपको ना एक चीज़ रियलाइज़ हुई होगी, जो ये वाले पॉइंट्स है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड दिस फोर्थ वन, ये वाले पॉइंट्स हैं, इनको आपने बहुत डीपली पढ़ना है, प्रॉपर इनके पॉइंट्स बनाने हैं, वैसे मैंने आपको बता दिया है। अब इन्हीं चीज़ों को अगर आप अच्छे पॉइंट के फॉर्म में नोट डाउन करोगे और एक अच्छी जगह पे लिख दोगे और इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो मैं आप कहूँ कि मेजरली क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं, और आपको आपके पास अगर ऑलरेडी पॉइंट्स याद हो गए तो बस आपने वही चिपकाने हैं वहाँ पे।
मतलब देखो ना, आप पास्ट ईयर क्वेश्चन को ना एनालाइज करो। अगर सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन आपने अगर पढ़ लिया और आपको दिख रहा है कि वो सारे ये ऑब्जेक्टिव्स 5 ईयर प्लान्स के ऑब्जेक्टिव से ही आ रहे हैं, तो आपको ये ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से याद कर लेने चाहिए, ठीक है। और मतलब मैं नहीं कह रहा कि मिक्स्ड इकोनॉमी वगैरह ये वाली चीज़ें भूल जाओ, ये भी करो, बट जो आपका मेन और प्राइमरी फोकस होना चाहिए वो ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं सोच रहा हूँ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।